नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये कहानी हमारी YouTube फैमिली के एक प्यारे मेंबर की डिमांड पर बनाई गई है। उन्होंने मुझसे कहा था, क्या आप अपनी किसी स्टोरी में किसी कैरेक्टर का नाम हमारा रख सकते हैं? और दोस्तों, मैंने उनका ये रिक्वेस्ट खुशी खुशी मान लिया। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी स्टोरी में आपका नाम आए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपकी रिक्वेस्ट पर भी एक शानदार स्टोरी लाने की। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि हमारी ये छोटी सी YouTube फैमिली जल्दी से 10K तक पहुंच जाए और हम साथ मिलकर और भी धमाकेदार कहानियां बना सकें। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। पूनम की रात का चांद आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था और उसके साथ रेगिस्तान की रेत भी चमक रही थी। दिन में गर्म रहने वाला रेगिस्तान रात में हद से ज्यादा ठंडा हो गया था और लोगों की टोली जो दिन में बड़ी मुश्किल से धूप में चल पा रही थी, वह इस वक्त गर्म कपड़े लपेटकर ठंडी रात में चलने की कोशिश कर रही थी। उस पूरी टोली में करीब 25 लोग से भी ज्यादा थे और उनके पास करीब 10 से 12 ऊंट थे। वह लोग बिना कुछ बोले हुए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे और एक बड़े से टिले के पास आकर रुक गए। सबसे आगे एक 50 साल का आदमी बैठा हुआ था जिसकी आंखों में बड़ी कांच वाला चश्मा था। उसने अपनी जेब में से एक नक्शा निकाला और उसे देखते हुए कहा, रमन, एक बार नीचे उतरकर देखो कि हम सही जगह पर हैं या नहीं। उस आदमी की बात सुनकर उसके पीछे के ऊंट में से एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 20 से 22 साल की होगी, वह नीचे उतरा और बड़े से टिले के पास जाकर टॉर्च की लाइट में अच्छे से देखा और कहा, सर, हम लोग सही जगह पर हैं। यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, इसके जरिए हम अंदर जा सकते हैं और उसके ऊपर कौवे का निशान है। रमन की बात सुनकर उस आदमी ने सबको वहीं रुकने के लिए कहा और उन ऊंटों में से सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए और उनमें से करीब 12 लोग सबके आगे खड़े थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि वही लोग उन सबको वहां लेकर आए हैं। जगह तो वही है, लेकिन इतनी छोटी जगह से अंदर जाना क्या पॉसिबल है? एक औरत जिसकी उम्र 45 साल की थी, उसने उस छोटे से छेद को देखते हुए कहा। वह छेद करीब 3 फीट जितनी जगह का था, जिसमें से निकलने के लिए उन्हें एकदम नीचे झुककर जाना पड़ता। उनके साथ बहुत सारे लोग थे और उन सब का उसी तरह से अंदर जाना उन्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे तो यही रास्ता दिखाई दे रहा है और इस वक्त हमारे पास दूसरा रास्ता देखने की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आज फुल मून की रात है और हमें वह जगह आज ही ढूंढनी होगी, उस भारी ग्लास वाले आदमी ने कहा और फिर सबको एक एक करके अंदर जाने के लिए कहा। सब लोग एक एक करके अंदर जाने लगे और वह आदमी सबके आखिर में खड़ा था। उसके साथ वह लड़का रमन भी था। रमन, तुम यहीं पर रुको क्योंकि हमारे ऊंट और बाकी सामान यहीं पर हैं। अगर हम लोग सुबह तक वापस नहीं आते तो तुम्हें रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करना होगा। ओके सर, रमन ने एक आज्ञाकारी विद्यार्थी की तरह अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा। उसके बाद वह आदमी भी उस छोटी सी जगह से अंदर चला गया। धीरे धीरे वह लोग अंदर की तरफ जाने लगे, लेकिन अंदर जाते जाते वह रास्ता और भी छोटा होता जा रहा था। वहां पर सिर्फ एक रास्ता नहीं था, उस तरह के कई रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। साहब, यहाँ पर तो बहुत सारे रास्ते हैं, हमें किस तरफ जाना चाहिए? उन सब के आगे वहां का एक लोकल आदमी था। दरअसल उस जगह के पास कुछ छोटे छोटे गांव थे जहां से उन लोगों ने ज्यादा रकम देकर कुछ लोगों को अपने साथ लिया हुआ था। इस समय वही लोग सबके आगे थे। उस लोकल आदमी की बात सुनकर उस बड़ी ग्लास वाले आदमी ने एक बार फिर से वह नक्शा निकाला और टॉर्च की लाइट से देखते हुए कहा, लेकिन इसमें तो एक ही रास्ता दिखाया गया है। कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी ने कहा, एक काम करो, सब लोग अलग अलग दिशाओं में चलो। लेकिन साहब, यह रास्ता तो इधर से छोटा हो जा रहा है, आगे जाकर और छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे? उस लोकल आदमी के साथ दूसरे गांव का एक दूसरा आदमी था जिसने अपना डर दिखाते हुए पूछा। वे सब लोकल आदमी ज्यादा पैसे की लालच में वहां पर आ गए थे, लेकिन अपनी जान सबको ही प्यारी थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने तुमसे कहा ना, और यहां से निकलने के बाद मैं तुम्हें और डबल रकम दे दूंगा। अब चलो आगे। आखिरकार सब लोग आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे रास्ता छोटा होता जा रहा था और साथ में वहां पर इतना अंधेरा था कि ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी एक आदमी की जोरदार चीख सुनाई दी। एक तरफ के रास्ते पर करीब 4 से 5 आदमी गए हुए थे
वह सब एक के बाद एक जोर से चीखने लगे और फिर अचानक से वहां मरघट जैसी खामोशी छा गई। किसके साथ क्या हुआ और अचानक सब कुछ शांत कैसे हो गया, किसी को समझ नहीं आया। यह आवाज सुनकर वहां के लोकल लोग अब डरने लगे थे और वह आगे जाने से इनकार कर रहे थे। उन्हें और भी ज्यादा पैसों का लालच दिया गया, लेकिन तभी दूसरे एक रास्ते पर गए हुए लोगों की भी उसी तरह से चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर के बाद वहां भी वैसे ही खामोशी छा गई। इतना होने के बाद तो कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक एक करके सारे लोगों की चीखें सुनाई देने लगी और फिर सिर्फ एक रास्ते के करीब 8 लोग बचे हुए थे। सर, ये सब क्या हो रहा है? क्या हमें वापस चलना चाहिए? उस 40 से 45 साल की औरत ने पूछा। यह सब सुनकर उस आदमी के सर पर भी पसीने की बूंदें जम गई थीं। उसने किसी तरह से खुद को संभाला और कहा, यहां तक इतना आगे आने के बाद अब मैं वापस जाना नहीं चाहता। इन सब के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च किया है और अब यहां से वापस पलट कर जाना मेरे लिए मौत के समान है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और अगर ये हमने अच्छे से कर लिया तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वह लोग आगे बढ़ने लगे। आगे जाकर रास्ता इतना छोटा हो गया कि वह लोग लेट कर आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे उन लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वह लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। सर, यहां पर खुली जगह है। वह लोग उस छेद से होते हुए एक बड़े से खाली जगह पर पहुंच गए। सब लोग यह देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उस छोटे से टीले के अंदर इतनी बड़ी जगह कैसे हो सकती थी। अंदर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे बनाया गया है, क्योंकि वहां पर हर चीज अच्छे से बनाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस खास जगह को छुपाने के लिए बाहर से रेत का बड़ा सा टीला बना दिया गया है। यह सब देखकर वह बड़ी ग्लास वाला आदमी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद मैं यहां पर पहुंच गया। न जाने कब से मैं यहां आने का इंतजार कर रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था। वह दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा था और वह लोहे का बना हुआ मजबूत दरवाजा था। सर, ये क्या चीज है? जब उस औरत ने उस बड़े दरवाजे को देखकर पूछा तो उस आदमी ने कहा, यह वही चीज है जहां तक पहुंचने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। यह मेरे लिए एक ज्ञान का खजाना है। कहते हुए उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। पहले तो वह नहीं खुला, लेकिन फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। हैरानी की बात थी कि इतने अंदर यह जगह होने के बाद भी वहां एक ऐसी रोशनी थी जिसका स्रोत बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। तभी उनकी नजर सामने एक कुर्सी पर गई जो पत्थर की बनी हुई थी। हैरानी की बात यह नहीं थी कि वह कुर्सी पत्थर की थी, बल्कि उसके ऊपर एक 12 साल की छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी जो उन लोगों को तीखी नजरों से देख रही थी। जब सवेरे की तेज धूप हर जगह फैली, तब जाकर रमन की आंख खुली। रात को सबका इंतजार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उठकर जब उसने अपने आसपास देखा तो वहां उसके और ऊंटों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। प्रोफेसर अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक उसकी टीम वापस नहीं आई है। यह सोचकर रमन बहुत ज्यादा घबरा गया और भागते हुए वह उस जगह के पास गया जहां से उसकी पूरी टीम अंदर गई थी। लेकिन इस वक्त वहां कोई ऐसी जगह नहीं थी। जो छोटा सा छेद पिछली रात को वहां था, उस वक्त वहां कुछ नहीं था। प्रोफेसर, आप कहां हैं? मेहरबानी करके बाहर आ जाइए। कृपा करके बाहर आ जाइए। रमन बार बार उनको आवाज दे रहा था, लेकिन अब वहां कुछ था ही नहीं, तो फिर उनको जवाब कौन देता? इतने सारे लोग इस तरह से गायब हो गए थे जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। वहां पर सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर था जिसके ऊपर कौवे का निशान बना हुआ था। वह आसमान में उड़ रहा था और उसकी लाल आंखें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। जब वह लोग यहां पर आए थे तब उनकी संख्या 25 से ज्यादा थी और अब सिर्फ रमन अकेला ही वहां पर बचा हुआ था। 10 साल बाद रमन, सॉरी, मेरा मतलब प्रोफेसर रमन, हम किस जगह पर जा रहे हैं? रमन अपने साथ पूरे 6 लोगों को लेकर एक कमरे में बैठा हुआ था, जो कि होटल का एक प्राइवेट रूम था। यह उन लोगों के लिए होता है जो खाना खाते हुए अपनी सीक्रेट मीटिंग करते हैं। वहां उन लोगों के अलावा और कोई मौजूद नहीं होता और ना ही उनकी आवाज बाहर तक जाती है। उस कमरे में रमन और बाकी के 5 लोग, रश्मि, परम, पूजा, शुभ और कविता बैठे हुए थे। रमन, जो इस वक्त प्रोफेसर रमन त्रिपाठी थे, हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार थे और बाकी के 5 लोग उनके स्टूडेंट थे। ये सब लोग हिस्ट्री पर पीएचडी कर रहे थे और ऐसी जगह की खोज में थे जिसके बारे में अभी तक किसी ने
कुछ भी ना लिखा हो और ना कहीं सुना हो। प्रोफेसर रमन उन लोगों को पढ़ा रहे थे और एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे थे जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था। यह जगह उन लोगों के लिए एक ऐसी खोज थी जो उनके सुनहरे भविष्य का दरवाजा खोलने वाली थी। मैं तुम लोगों को ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो इतिहास में कहीं गायब हो गई है। अब तक उसके बारे में कहीं पर भी ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। आज से करीब 1000 साल पहले एक लेख में उस जगह का उल्लेख हुआ था, लेकिन वह भी इतना कम था कि लोगों ने उसके बारे में ज्यादा कुछ पूछा तक नहीं। रमन अपने सामने रखे हुए अपने मनपसंद खाने को खाते हुए उस जगह के बारे में बता रहा था। उसने अपनी पसंद का खाना मंगवाया था, जिसमें उसका पसंदीदा इडली और सांभर था, और साथ में उसका मनपसंद राजस्थान का घेवर भी था। उसका आनंद लेते हुए वह सबको उस जगह के बारे में बता रहा था, जिसके बारे में उसने न सिर्फ सुना था बल्कि ऐसा महसूस भी किया था जो शायद और किसी ने अब तक नहीं किया था। प्रोफेसर, ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में अभी तक कुछ लिखा ही नहीं गया है? रश्मि ने मीठी आवाज में पूछा। रमन ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कागला ओट राजस्थान के थारपारकर रेगिस्तान में बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यह जगह उस वक्त ही दिखाई देती है जब पूरे चांद की रात होती है, और जैसे ही सूरज की पहली रोशनी गिरती है वह जगह अपनी जगह से गायब हो जाती है। सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि यह कोई हिस्टोरिकल जगह होने के बजाय कोई भुतहा जगह लग रही थी। क्या इतिहास में ऐसी भी कोई जगह होती है जिसमें इस तरह की जादुई शक्तियां होती हैं? पूजा अपने मन में ज्यादा कुछ नहीं छुपा पाई और उसने प्रोफेसर से पूछ लिया। रमन यह अच्छी तरह से जानता था कि जब वह यह बात सबको बताएगा तो सबके मन में उत्सुकता बढ़ जाएगी। उसने सबकी तरफ बारी बारी देखा और कहा, इतिहास में जब राक्षस हुआ करते थे तब तो ऐसी बातें होती थीं, फिर कैसी जगह का इतिहास में होना असंभव है। हमारा भारत देश ऐसी ऐसी चीजों से बना है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सारे लोग हिस्ट्री और खास करके इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानते थे, इसलिए उनके लिए ऐसी बातों का होना संभव तो नहीं था। लेकिन यह बात मानने में उन्हें मुश्किल हो रही थी कि कोई जगह सिर्फ एक रात ही दिखती है और दूसरे दिन गायब हो जाती है। आजादी के पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था, और यह जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वह आज से करीब 1000 से भी ज्यादा साल पहले की है। उस जगह पर एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसका नाम भैरवगढ़ था, और उसके राजा थे राणा भैरव द्वितीय। राणा भैरव द्वितीय के परदादा का नाम भैरव सिंह था, और उन्होंने ही उस जगह का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि भैरव सिंह को किसी राजा ने अपने यहां से बेइज्जत करके निकाल दिया था, क्योंकि उसे उस राजा की बेटी से प्यार हो गया था। वह इस बात से इतना दुखी हो गया था और उसके मन में बदले की भावना इतनी अंदर तक घर कर गई थी कि उसने उस जगह के पास एक ऐसी बस्ती में कदम रखा जहां पर जाना मना था। वह पूरी बस्ती डायनों की थी। वह पूरी जगह में सिर्फ और सिर्फ औरतें रहती थीं, और वह सब डायनें थीं। वह लोग काला जादू करती थीं और काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए शैतानों की पूजा किया करती थीं। आसपास के लोग उस जगह से कोसों दूर ही रहते थे और उस जगह पर जाने से हमेशा कतराते थे। उस समय भैरव सिंह वहां पर गया और उन्होंने उन लोगों से एक सौदा किया। उन्होंने यह वचन दिया कि जब उनकी संतान होगी तो उनकी पहली बेटी डायनों को भेज दी जाएगी। उसके बदले में उसे एक ऐसा राज्य चाहिए था जिसमें शक्तिशाली योद्धा हों, और वह लोग मिलकर उस राज्य पर हमला कर देंगे जिसने भैरव सिंह का अपमान किया था और उन्हें वहां से भगा दिया था। उन डायनों ने उनकी बात मान ली और सिर्फ एक रात में पूरा का पूरा नगर बना दिया गया। धीरे धीरे भैरव सिंह ताकतवर बना और उसने उस राज्य पर चढ़ाई की और वहां की राजकुमारी को जबरदस्ती अपने साथ ले आया और उसके साथ शादी की, लेकिन उसे कोई भी बेटी नहीं हुई। बात वहीं पर खत्म हो गई, और जब उसके बेटे की शादी हुई तो उसे भी सिर्फ बेटे ही हुए। लेकिन जब भैरव सिंह द्वितीय की पहली संतान एक बेटी हुई तब मुसीबत शुरू हो गई। जब उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ तब वहां पर वह डायनों की रानी आ गई। उसने भैरव सिंह द्वितीय से उनकी बेटी मांगी, लेकिन भैरव सिंह द्वितीय ने मना कर दिया। तब डायनों की रानी ने उसे श्राप दिया कि वह नगर खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राणा को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस रानी को कैद कर लिया। उस रात डायनों ने नगर में हमला कर दिया और अपनी रानी को छुड़ाकर ले गईं। यह देखकर भैरव सिंह द्वितीय गुस्सा हो गया और एक तांत्रिक की मदद से उन डायनों को एक जगह पर कैद कर दिया।
रमन दिलचस्पी के साथ यह सब कुछ बता रहा था और सब लोग उतनी ही उत्सुकता से यह सब कुछ सुन रहे थे। सब लोग आगे की कहानी जानने के लिए काफी उतावले हो रहे थे। रमन आराम आराम से कहानी बता रहा था। कागला ओट उस जगह का नाम है जहां पर उन लोगों को कैद किया गया था। वहां से वह लोग तब तक बाहर नहीं आ सकते थे जब तक उनको बुलाया ना जाए। वह सब औरतें वहां पर बंदी हैं और मुझे नहीं लगता कि अब इतने सालों के बाद भी वह लोग जिंदा होंगे। सारी बातें सुनने के बाद परम, जो काफी समय से चुपचाप बैठा हुआ था, उसने पूछा, प्रोफेसर, इस जगह का नाम कागला ओट क्यों रखा हुआ है? आखिर इस नाम का मतलब क्या है? रमन ने अपना खाना खत्म कर लिया था। कुछ लोगों का अभी भी खाना बचा हुआ था, जैसे कि पूजा, शुभ और कविता। रश्मि और परम अपना खाना खत्म करके प्रोफेसर की तरफ देख रहे थे। प्रोफेसर ने टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछते हुए कहा, कागला का मतलब राजस्थान में कौवा होता है और ऊंट का मतलब है वह जगह जो छुपी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि वह सारी डायनें कौवों में बदल जाया करती थीं, इसलिए उन लोगों को कागला त्रिया कहा जाता था। लेकिन जब उन लोगों ने राणा भैरव की मदद की थी, तब से उनको कागला बाईसा कहकर बुलाया करते थे। ये सारी बातें सुनने के बाद सब लोग वहां जाने के लिए उतावले हो रहे थे, इसलिए उन लोगों ने मिलकर यह तय किया कि वह लोग एक दिन के बाद वहां से निकलेंगे, क्योंकि उनको वहां जाने के लिए पैकिंग करनी थी और कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना था जो उन लोगों के साथ वहां तक आ जाएं। रमन वैसे तो वहां पर गया हुआ था, लेकिन उसे ठीक से रास्ता पता नहीं था और 2 दिन बाद पूर्णिमा आने वाली थी। वह यह मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता था। सब लोग तैयारी करने के लिए वहां से निकल गए और अब वहां पर सिर्फ रमन और रश्मि ही बचे हुए थे। सबके चले जाने के बाद कुछ देर तक तो दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर रश्मि अपनी जगह से खड़ी हुई और जाकर रमन से लिपट कर बैठ गई। रश्मि ने प्रोफेसर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और दोनों कुछ समय तक इसी तरह रसपान करते रहे। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए और रश्मि ने रमन के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, रमन, आप हम दोनों का रिश्ता कब सबके सामने लाएंगे? आपको पता है ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रमन ने रश्मि के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बस एक बार यह डिस्कवरी हो जाए, इसके बाद हम अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। दरअसल यह डिस्कवरी मेरी नहीं, बल्कि मेरे गुरु प्रोफेसर राजेंद्र की थी। उन्होंने उस जगह के बारे में ढूंढा था, लेकिन वह उस जगह के अंदर कहीं गायब हो गए और तब से मैंने सोच लिया था कि मैं इस जगह का पता लगाऊंगा और उनको श्रद्धांजलि दूंगा। उनके कॉलेज में यहाँ तक कि रश्मि के दोस्तों को भी रश्मि और प्रोफेसर रमन के इस रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों काफी समय से रिलेशन में थे, यहाँ तक कि वह लोग एक ही घर में रहते भी थे, लेकिन अभी तक किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं था। रमन का घर शहर से बाहर की तरफ था, जहां पर वह रश्मि के साथ रहता था। आज रमन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि आज उसका सपना पूरा होने वाला था। उसने अपने गुरु प्रोफेसर राजेंद्र का अधूरा काम पूरा करने के लिए काफी समय से परमिशन मांगी हुई थी और अब जाकर उसे यह मौका मिला था। रमन अपने कमरे में बैठकर पैकिंग ही कर रहा था कि वहां पर रश्मि आई और उसने कहा, रमन, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। रमन ने अपना काम चालू रखते हुए ही पूछा, ऐसा कौन सा सरप्राइज है जिसके लिए तुम इतनी एक्साइटेड हो? एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन यह तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अपना यह काम पूरा कर लोगे। यकीन मानो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रमन को अब वहां पहुंचने की पहले से भी ज्यादा जल्दी हो रही थी, क्योंकि उसे अपना सरप्राइज भी चाहिए था। रात का खाना खत्म करने के बाद वह दोनों साथ में ही सोए। आधी रात के वक्त अचानक रमन की आंख खुल गई तो उसने देखा कि रश्मि उसके बाजू में नहीं है। पहले उसे लगा कि रश्मि बाथरूम में गई होगी, लेकिन जब उसने देखा तो बाथरूम की लाइट बंद थी। शायद रश्मि पानी पीने के लिए गई होगी। यही सोचकर उसने जैसे ही करवट ली, उसने देखा कि जग पानी से भरा हुआ था। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी जब रश्मि वापस नहीं आई तो रमन अपनी जगह से खड़ा हुआ और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बजे थे और पूरे घर में अंधेरा था। वह रश्मि को आवाज देने ही वाला था कि उसे किसी की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एकदम धीमी आवाज में दूसरे इंसान से बात कर रहा हो। घर में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। इसका मतलब यह था कि यह आवाज रश्मि की ही थी। रश्मि को आवाज देने के बजाय रमन आवाज की दिशा में गया। आवाज हॉल की बालकनी से आ रही थी। वहां पर एक बहुत बड़ा कांच था, जिसकी मदद से बाहर क्या है वह देखा जा सकता था। और जब रमन ने कांच की दूसरी तरफ देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि बालकनी में कोई भी नहीं था।
वहां पर सिर्फ 2 कौवे बैठे हुए थे। रश्मि। रमन ने जैसे ही रश्मि का नाम लिया, दोनों कौवे चुप हो गए और दोनों ने अपनी गर्दन घुमाकर रमन की तरफ देखा। दोनों कौवों की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों गुस्से में हों। एक कौवा उड़कर कमरे के अंदर आ गया और यह देखकर रमन बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि इस समय कौवे जागते नहीं हैं। रमन ने वहां पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाया और कौवे को वहां से भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह कौवा पूरे हॉल में इधर उधर उड़ रहा था और काम काम कर रहा था। रमन ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उड़कर बाहर नहीं जा रहा था। तभी उसे एक ख्याल आया और उसने तुरंत वहां का पंखा चालू कर दिया। रमन ने यह इतनी जल्दी किया कि वह कौवा उस पंखे की वजह से घायल हो गया और जोर से एक दीवार में जाकर टकराया और नीचे गिर गया। कुछ देर तक उस जगह पर खामोशी छाई रही, क्योंकि चोट लगने की वजह से वह कौवा नीचे गिर गया था और उसके पंख में चोट लगी थी। रमन ने नीचे पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और कौवे की तरफ जाने लगा। वह उसे मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह डंडा उठाकर उसे मार पाता, अचानक दूसरे कौवे ने उस पर हमला कर दिया। दूसरे कौवे ने रमन के गाल और सिर पर अपनी चोंच से हमला किया और इस वजह से रमन घायल भी हो गया। किसी तरह से रमन ने उस कौवे को घर के बाहर निकाला और कांच का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे कौवे के बाहर निकल जाने के बाद रमन ने एक राहत की सांस ली कि तभी उसे ख्याल आया कि जो कौवा घायल हो गया था वह अभी भी घर के अंदर है। रमन धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचा जहां पर वह कौवा गिरा हुआ था, लेकिन इस समय वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। रमन ने देखा कि जमीन पर काला रंग गिरा हुआ है, लेकिन कौवा मौजूद नहीं था। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वह कौवा कहां गायब हो गया कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। अचानक किसी का हाथ महसूस होते ही रमन ने तेजी से पीछे पलटकर देखा तो वहां पर रश्मि खड़ी थी, जो उसे बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? वहां पर एक कौवा है जो घायल हो गया है और शायद उसका खून काले रंग का है। रमन ने एक ही सांस में सारी बातें बता दी। रश्मि ने रमन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कहां पर है कौवा? मुझे तो नहीं दिख रहा। रमन ने जैसे ही पीछे पलटकर उस जगह पर देखा तो वहां पर कौवा नहीं था, लेकिन खून अभी भी मौजूद था। जब उसने यह बात रश्मि को बताई तो रश्मि ने कहा, रमन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी का खून भला काले रंग का कैसे हो सकता है? कौवे का खून भी लाल ही होता है, बाकी सब की तरह। मुझे लगता है कि आपने उस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही रिसर्च की है, इसलिए आपने कोई सपना देखा है। अभी चलकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। रमन बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने कोई सपना नहीं देखा है, लेकिन रश्मि ने उसे सुला दिया। सुबह जब रमन उठा तो वह फिर से एक बार उस जगह पर देखने गया, लेकिन अब वहां पर काला रंग भी मौजूद नहीं था। रश्मि ने बताया कि उसने वह साफ कर दिया था, लेकिन रमन को वह कोई सपना नहीं लग रहा था। रमन को परेशान देखकर रश्मि ने उसे गले से लगाया और होठों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे रमन हमेशा की तरह थोड़ा शांत हो गया। तभी रमन का ध्यान गया कि रश्मि ने आज कुछ ज्यादा ही लंबे कपड़े पहने हुए हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी से काफी अलग था। रश्मि हमेशा स्लीवलेस कपड़े ही पहनना पसंद करती थी और लंबे कपड़े वह काफी कम ही बार पहनती थी। आज उसे लंबे कपड़े पहने हुए देखकर रमन ने पूछा, रश्मि, तुम तो हमेशा लंबे कपड़े तभी पहनती हो ना जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो फिर आज तुमने इसे क्यों पहना है? अरे कुछ नहीं, वह तो बस ऐसे ही। मैंने आपकी पैकिंग अच्छे से कर दी है और आप एक बार देख लो कि आपको क्या चाहिए। हमें कॉलेज अलग अलग जाना होगा ताकि हमारे ऊपर किसी को कोई शक ना हो। रमन अपने इस रिश्ते को सबके सामने बताने के लिए पहले ही तैयार था, लेकिन रश्मि इस बात से इनकार करती थी। रमन को यह सुनकर भी हैरानी हो रही थी कि आजकल रश्मि उसे अपने रिश्ते के बारे में सबसे कहने के लिए मना कर रही थी। रश्मि कॉलेज के लिए निकल गई थी और कुछ देर बाद रमन भी अपनी कार से कॉलेज के लिए निकल गया। प्रोफेसर राजेंद्र का घर कॉलेज के रास्ते में ही था, इसलिए आज वह वहां चला गया ताकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने संभाल कर रखे थे वह ले सके। दरअसल प्रोफेसर राजेंद्र ने उस जगह के इतिहास के बारे में काफी खोजबीन की थी और उसे एक जगह पर रख दिया था। रमन ने सोचा था कि वह एक बार उन डॉक्यूमेंट को भी देख लेगा। जब वह घर पर पहुंचा तो उस समय प्रोफेसर राजेंद्र का बेटा घर पर मौजूद था। प्रोफेसर राजेंद्र की पत्नी मंदिर में गई हुई थी और प्रोफेसर राजेंद्र का बेटा, जिसका नाम राजीव था, उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। राजीव और रमन एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए राजीव तुरंत उन डॉक्यूमेंट को लेने के लिए चला गया।
राजीव कमरे के अंदर गया हुआ था और उस समय रमन वहां पर अकेला था। वह उठकर एक दीवार के पास आ गया जहां पर प्रोफेसर राजेंद्र की तस्वीर लगी हुई थी। दरअसल यह तस्वीर उस समय की थी जब वह लोग राजस्थान के लिए निकलने वाले थे। यह एक ग्रुप फोटो थी। उसमें वे सभी लोग मौजूद थे जो उस समय उस जगह की खोज के लिए निकले थे। रमन उस फोटो में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब के चेहरे अच्छे से देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक प्रोफेसर की तस्वीर पर गई। वह फोटो प्रोफेसर नलिनी की थी। वह वही औरत थी जो उनके साथ उस सफर पर गई थी और वापस नहीं आई थी। रमन को ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर नलिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन अलग थे। उसे याद था जब फोटो खींची गई थी तब सभी लोग स्माइल कर रहे थे और प्रोफेसर नलिनी भी स्माइल कर रही थी, लेकिन इस समय वह परेशान दिख रही थी। रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह और थोड़ा नजदीक जाकर तस्वीर देखने लगा कि तभी वहां पर राजीव आ गया। यह उनकी आखिरी फोटो है, मैं उनको हमेशा इसमें देखता हूं। राजीव के आने से रमन तस्वीर से दूर हो गया और उसने राजीव की तरफ देखा और कहा, राजू, क्या तुम्हें कभी इन फोटो में बदलाव नजर आया है? रमन की बात सुनकर राजीव ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वह कुछ समझ नहीं रहा हो। उसमें राजीव की गलती नहीं थी क्योंकि रमन ने बात ही कुछ ऐसी की थी। जब रमन को इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलत बात पूछ ली है तो वह वहां से तुरंत निकलने लगा। रमन, पिताजी ने यह डायरी लिखी थी जो शायद तुम्हारे काम आ सकती है, कहते हुए राजीव ने एक लाल रंग की डायरी रमन के हाथ में दे दी। उस वक्त रमन के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उसने राजीव को थैंक यू कहा और वह डॉक्यूमेंट और डायरी लेकर तुरंत कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में आज रमन को बिल्कुल भी खाली वक्त नहीं मिला था, इसलिए वह डॉक्यूमेंट और डायरी खोलकर देखा तक नहीं सका। सब लोग रेडी थे और रमन ने सबको इस होटल में बुला लिया था जहां से वह लोग निकलने वाले थे। रमन के पास पहले से ही रिजर्व टिकट थी, इसलिए किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। रमन ने पहले से ही कुछ लोगों को इस बात के लिए तैयार कर लिया था जो उसकी मदद करने वाले थे। ट्रेन रात को 10 बजे की थी, इसलिए सब लोग 8 बजे होटल में पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके लिए अभी काफी समय था, इसलिए सामान लेने के लिए सब घर चले गए थे। रमन ने सामान, डॉक्यूमेंट और डायरी सामान के साथ रख दी और यह सोचा कि वह ट्रेन में इसे देख लेगा। वह सामान रख रहा था कि तभी रश्मि ने उसे पीछे से गले लगा लिया। रश्मि हमेशा ही रमन को इसी तरह से सरप्राइज दिया करती थी, जो बात उसे बहुत अच्छी लगती थी। रश्मि रोमांस के लिए हमेशा तैयार रहती थी। रमन ने मुस्कुराते हुए उसे आगे खींचा और उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, अब हमें कुछ समय तक रोमांस करने के लिए नहीं मिलेगा। रश्मि ने अपने दोनों हाथ रमन के कंधे में रखा और उसके करीब आते हुए कहा, जानती हूं, इसलिए तो तुम्हारे करीब आई हूं। रमन ने बहुत ही प्यार से रश्मि के कमर में अपना एक हाथ रखा और वहां पर अपना हाथ घुमाने लगा। उसने दूसरा हाथ रश्मि के बाजू में रखा तो अचानक रश्मि के चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई दिए और उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई, क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए रमन ने रश्मि का लंबा स्लीव्स ऊपर कर दिया, जिसे रश्मि ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक रमन ने वह ऊपर कर दिया था। रमन ने देखा कि रश्मि के बाजू के पास एक लंबा घाव था जिसे किसी ने जोर से वार किया हो। रश्मि ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे स्लीव्स के नीचे छुपाने लगी। रमन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उस घाव को देखते हुए पूछा, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? तुमने मुझे बताया भी नहीं। रश्मि ने फिर से अपना हाथ वापस खींचा और कहा, अरे कुछ नहीं, स्कूटी से कॉलेज जा रही थी तब गिर गई थी, चिंता मत करो, मैंने टिटनेस का इंजेक्शन ले लिया है। रमन यह सब देखकर परेशान हो गया था, लेकिन रश्मि ने उसे बताया कि वह एक हल्का सा घाव है जो जल्दी ठीक हो जाएगा। रमन तो राजस्थान जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल करने के लिए तैयार था क्योंकि वह रश्मि से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन रश्मि ने उसे समझाया कि इस बात का वह काफी समय से इंतजार कर रहा है और उसे अब इसे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। आखिरकार वह लोग सब कुछ लेकर होटल में पहुंच गए जहां पर पहले से ही चारों लोग मौजूद थे। तो सब लोग तैयार हैं अपने नए सफर के लिए? यस सर, सपने एक साथ कहे गए। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और एक साइड में बैठे सभी लोगों के दिल की धड़कन सुपर फास्ट थी। कुछ ही देर में वहां पर 2 और लोग आ गए जो करीब 40 से 50 साल की उम्र के थे। रमन ने उन दोनों का परिचय कराया और कहा, इसका नाम तेजस और प्रकाश है जो राजस्थान के इस जगह से बिलोंग करता है। यह दोनों इस जगह के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं और दोनों इस जगह के नजदीक के गांव के हैं, इसलिए गांव के लोग हमारी मदद करेंगे। उन दोनों में से
तेजस 40 साल का था और प्रकाश उससे बड़ा लग रहा था। दोनों काफी अनुभवी थे और उनकी बातों से ही पता लग रहा था कि वे लोग राजस्थान के ही हैं, क्योंकि उनकी बोली राजस्थानी जैसी ही लग रही थी। आप लोग चिंता मत करो, मैं आप सबको वहां पर सही सलामत पहुंचा दूंगा और मेरे गांव के भी पहले से ही 10 लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए। हम दोनों अलग अलग गांव के हैं, इसलिए मेरे साथ 10 लोग आ रहे हैं और तेजस के साथ 5 लोग। प्रकाश ने अपनी बात खत्म की तो तेजस ने कहा, हम लोग कल दोपहर तक ही राजस्थान पहुंच जाएंगे। अब मेरे गांव में आराम करने के बाद हम लोग अंधेरा होने पर उस जगह के लिए निकलेंगे, क्योंकि यह मेरे गांव से उस जगह सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। वह दोनों कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट महसूस हो रही थी। सब कुछ सही था और कुछ ही देर में वह लोग खाना पैक करवाकर ट्रेन के लिए निकल गए। गर्मी का मौसम चल रहा था, इसलिए सब लोगों ने एसी कंपार्टमेंट में बुकिंग करवाई थी। रमन को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी, इसलिए वह दरवाजे के पास ही खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। ट्रेन 1 घंटा लेट होने की वजह से उन लोगों को काफी समय हो गया था और वक्त रात के 12 बजे थे। सब लोग थके हुए होने के कारण सो चुके थे और रमन अकेला ही सिगरेट पीते हुए दरवाजे के पास खड़ा था। उसके दिमाग में प्रोफेसर नलिनी का चेहरा बार बार घूम रहा था। तभी किसी कारण से ट्रेन बीच में ही रुक गई। रमन ने देखा तो आसपास कोई खुली जगह थी जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी। रमन ने आराम करने का सोचा और सिगरेट को ट्रेन के बाहर फेंका। दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका ध्यान ट्रेन के बाहर गया। ट्रेन के बाहर खुली जगह थी जहां कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। उसका ध्यान एक लाइट के खंभे के ऊपर गया, जिसके नीचे एक औरत खड़ी थी जो लगातार रमन को ही देख रही थी। वह औरत बहुत दूर थी, इसलिए उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जब काफी समय तक रमन उसे पहचान नहीं पाया तो उसने अपना ध्यान वहां से हटा दिया और दरवाजा बंद करने लगा। उसने ट्रेन का दरवाजा बंद ही किया था कि एक हाथ बीच में आ गया, जिसकी वजह से दरवाजा बंद नहीं हुआ। ट्रेन के बाहर से वह हाथ आया था। रमन ने उस हाथ को देखकर डर गया, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। अचानक एक हाथ दरवाजे के पास आया। रमन ने दरवाजा नहीं छोड़ा, लेकिन तभी उसे लगा कि हो सकता है किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए रमन ने हल्का सा दरवाजा खोला। लेकिन जो उसने देखा वह बहुत हैरान कर देने वाला था। ट्रेन के दरवाजे पर वह हाथ किसी और ने नहीं रखा था। वही औरत थी जो दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। वह औरत तब भी वहीं पर खड़ी थी, बस उसने अपना हाथ वहां से दरवाजे तक लंबा कर दिया था। यह दृश्य देखकर रमन का हाथ दरवाजे से छूट गया और उस औरत ने दरवाजा पूरा खोल दिया। रमन 2 कदम पीछे हट गया और उसने देखा कि वह औरत धीरे धीरे नजदीक आ रही है, लेकिन रमन यह देखकर हैरान रह गया कि वह औरत चल नहीं रही थी। वह जमीन से आधा फीट ऊपर थी और उड़ते हुए ट्रेन के नजदीक आ रही थी। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्योंकि वह औरत नजदीक आ रही थी और अभी तक ट्रेन चालू ही नहीं हुई थी। रमन ने धीरे से ट्रेन के बाहर देखा तो वह औरत अब ट्रेन के एकदम नजदीक आ गई थी और उसने अभी भी दरवाजे को छोड़ा नहीं था। जैसे ही वह औरत ट्रेन के थोड़ा नजदीक आई, रमन ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह प्रोफेसर नलिनी थी। तभी अचानक ट्रेन चालू हो गई और रमन ने जल्दी से दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसकी वजह से वह हाथ दरवाजे से हट गया। दरवाजा बंद हो गया था और ट्रेन भी चालू हो गई थी। यह देखकर रमन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह डरा हुआ था। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे खिड़की के दूसरे तरफ अचानक से किसी का चेहरा दिखाई दिया। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ट्रेन के दूसरी तरफ थी और इंजन के कारण रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रमन, आप यहां क्या कर रहे हो? अचानक रश्मि की आवाज से रमन ने ट्रेन के अंदर के दरवाजे की तरफ देखा। रश्मि दरवाजे पर खड़ी थी और जब रमन ने वापस पलटकर ट्रेन के बाहर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। ट्रेन के बाहर गहरा अंधेरा था। रमन पूरी तरह से घबरा गया था और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। रमन की ऐसी हालत देखकर रश्मि ने एक बार पीछे पलटकर देखा और फिर वह दरवाजा बंद करके रमन के पास आ गई। उसने रमन के पास आते हुए कहा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है कि मैं थक गया हूं। रमन को लग रहा था कि सच में वह थक गया है, क्योंकि जो उसने देखा था वह कभी सच हो ही नहीं सकता था। प्रोफेसर नलिनी हादसा से लगभग 10 साल पहले शायद वहां पर मर चुकी थी, और अगर वह जिंदा भी होगी तो भी यहां पर इतने डरावने तरीके से क्यों आएगी? तभी रमन को अपने सीने में रश्मि का हाथ महसूस हुआ।
रश्मि उसके सीने में अपना हाथ रखकर उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। रश्मि, इस वक्त हम ट्रेन में हैं। तुम्हें नहीं लगता कि यह सही वक्त नहीं है? प्यार के लिए वक्त और जगह कोई मायने नहीं रखती है। कहते हुए रश्मि रमन को ट्रेन के टॉयलेट के अंदर ले गई, जहां पर उसने रमन को सेड्यूस करना शुरू कर दिया था। रमन को याद था जब उसने पहली बार रश्मि को अपने कॉलेज में देखा था, जहां पर उसे देखते ही उसको रश्मि से प्यार हो गया था। उसकी बातें और उसका मुस्कुराना रमन को अंदर तक खुश कर देता था। जब उन दोनों का पहली बार फिजिकल इंटरेक्शन हुआ था तो वह लोग लाइब्रेरी में थे। उस वक्त रश्मि की उम्र सिर्फ 19 साल की थी और फिर भी वह काफी मैच्योर थी। दोनों ने उस वक्त पहली बार अपनी शारीरिक भूख को शांत किया था और तब से वह दोनों एक साथ में ही थे। उस बात को आज 2 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक रश्मि ने किसी को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता तक नहीं लगने दिया था। इतनी कम उम्र में भी रश्मि कुछ ज्यादा ही होशियार और चालाक थी और यही बात रमन को सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। शांत होने के बाद भी वह दोनों आधे घंटे तक एक दूसरे से लिपट कर वहीं पर बैठे रहे और फिर जब उन दोनों की काम वासना पूरी तरह से शांत हुई तब वहां से बाहर निकले और तब तक लगभग सवेरा ही होने वाला था। राजस्थान पहुंचते पहुंचते उनको दोपहर का वक्त हो गया था और वह लोग तुरंत वहां से तेजस के गांव पहुंच गए और वहां पर उनको लेने के लिए एक पुरानी सी वैन आई थी। तेजस का गांव सीकर जिले का एक छोटा सा सामी नाम का गांव था। वह गांव बहुत ही छोटा सा था, लेकिन वहां पर साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां के हर घर का रंग गुलाबी था। तेजस ने उनको अपने गांव का परिचय देते हुए कहा था कि इस गांव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पिग विलेज के नाम से जाना जाता है। छोटा होने के बाद भी वहां पर सुख सुविधा की लगभग हर चीज मौजूद थी, जैसे कि लाइट और पानी, और वहां की करके भी काफी अच्छी थी। वहां पर एक छोटा सा घर भी बनाया हुआ था जो खास वहां पर आने वाले मेहमानों के लिए बनाया गया था। वहां पर करीब 4 कमरे बनाए गए थे और वहां पर एक छोटा सा किचन भी था। साथ में टीवी भी रखा गया था। तेजस ने बताया कि उसे घर को हमेशा साफ रखा जाता है क्योंकि उसे जगह का नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, इसलिए वहां पर कई लोग घूमने के लिए आते हैं और ऐसे में वह लोग मेहमानों को नाराज करना नहीं चाहेंगे। वह लोग चारों कमरे में अच्छे से सेट हो गए थे, जहां पर रमन अकेले एक कमरे में रह रहा था। तेजस का घर वहां से नजदीक ही था और वहीं उनका खाना पहुंचाने वाला था। कल पूर्णिमा की रात थी, इसलिए वह लोग आज आराम करने वाले थे और फिर तेजस और प्रकाश उन लोगों को वाहन लाने वाले थे जो उनके साथ उस जगह पर जाने वाले थे। रमन जब से गांव में आया था तब से उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर थी जो उसे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे कि वह रमन से बहुत ज्यादा गुस्सा है। उस वक्त रमन ने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन शाम को जब वह तेजस के घर जा रहे थे तब भी वह औरत उसे देख रही थी और रात को जब खाना खाकर वापस आ रहे थे तब भी वह उसका पीछा कर रही थी। रात के करीब 10 बजे सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। रमन पिछली रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए वह सोने के लिए लेट ही था कि उसे खिड़की में कोई चीज टकराने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस लकड़ी की खिड़की में पत्थर मार रहा हो। रमन ने जब खिड़की खोलकर देखा तो उसे दूसरी तरफ वही औरत दिखी जो उसे गांव में अलग अलग जगह में दिखाई देती रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत रमन को बाहर बुला रही हो। रमन चुपचाप वहां से बाहर आ गया, जहां पर वह औरत उसका इंतजार कर रही थी। आप कौन हैं और मुझे यहां क्यों बुला रही थी? वह औरत अभी भी रमन को गुस्से में देख रही थी, लेकिन बातों में वह काफी शांत थी। मैं कौन हूं यह जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं बस तुझे यही बताना चाहती हूं कि तू उस जगह के बारे में भूल जा। कई साल पहले मेरा मर्द वहां गया था, लेकिन वापस नहीं आया। उसे ढूंढने के लिए मेरा देवर भी वहां गया था और वह भी वापस नहीं आया। वह जगह सबको खा जाती है, तो अगर तू वहां गया तो तुझे भी खा जाएगी। रमन इस बात को अच्छे से जानता था कि वह जगह सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह जगह पर जाने से पीछे हट जाएगा। वहां पर पहुंचने के लिए कई लोगों ने कोशिश की थी, जिसमें वह और उसके प्रोफेसर राजेंद्र भी शामिल थे, और उसमें से सिर्फ वही अकेला वापस आया था, वह भी इसलिए कि वह उसे जगह के अंदर गया ही नहीं था। आप चिंता मत करो, हम लोग उसके अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग एक कैमरा अंदर भेजेंगे और यह पता करने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या है। मैं यहां आज से लगभग 10 साल पहले भी आया था और मैंने काफी कुछ घुमा दिया था।
रमन ने देखा कि वह औरत उसे बिना पलक झपकाए देख रही थी, इसलिए रमन ने पूछा, वैसे मुझे तो समझने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन क्या मुझे आपका नाम बताएंगे? रंगी काकी, लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। मेरा काम था तुझे समझाना और वह मैंने कर दिया। अब तू जा। इतना कहकर वह औरत वहां से जाने लगी। बस कुछ ही पल में औरत रमन की आंखों से ओझल हो गई। जब वह वापस अपने कमरे में आया तो वहां पर रश्मि पहले से मौजूद थी। वह सिर्फ मुस्कुराते हुए देख रही थी और उसकी मुस्कुराने की अदा से ही यह पता लग रहा था कि वह वहां क्यों आई है। उसने पीले काले रंग की नाइट पहनी हुई थी और वह बड़े ही रंगीले अंदाज में लेटी हुई थी, जिसे वह किसी अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। रमन भी मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया और दोनों अपना प्यार का खेल खेलने लगे। रमन की आंख अचानक फिर से उसी आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की में कोई पत्थर मार रहा हो, लेकिन रंगी काकी तो वहां से चली गई थी। फिर क्या वह वापस आ गई? रमन ने उठकर देखा तो रश्मि उसके साथ नहीं थी। सवेरे उन दोनों को कोई साथ न देख ले, इसलिए शायद वह वापस अपने कमरे में चली गई होगी। ऐसा सोचकर रमन ने उठकर अपने कपड़े पहने और खिड़की के पास आकर उसे खोलने लगा। शश, आवाज मत करो, मेरे साथ चलो। रमन ने जैसे ही खिड़की खोलने की कोशिश की, उसे अपने कान में धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वह कमरे में अकेला था। फिर उसके कान के पास से कमरे के अंदर से किसने आवाज दी। रमन अचानक डर गया और उसने जब पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। कौन है यहां पर? चुपचाप घर के बाहर निकलो और इस जगह के पीछे जहां पर पीपल का पेड़ है वहां पर जाओ और छुपकर देखो कि क्या हो रहा है। रमन अपने आसपास देख रहा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने आवाज की बात मानी और चुपचाप घर के पीछे की तरफ चला गया, जहां पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। वह एक दूसरे पेड़ के पास खड़ा हो गया और उसे जगह को देखने लगा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। यहां तो कुछ भी नहीं है। फिर मुझे यहां पर किसने बुलाया था और क्यों? यहां पर मुझे कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ना, आवाज बंद करो। रमन को फिर से अपने कान के एकदम पास किसी की आवाज सुनाई दी और वह इतनी धीमी थी कि अगर रमन ने उस पर ध्यान नहीं दिया होता तो उसको वह आवाज समझ ही नहीं आती। पेड़ के ऊपर देखो। रमन ने आवाज की बात मानी और पीपल के पेड़ के ऊपर की तरफ देखने लगा। पहले उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ के सबसे ऊपर देखा, जहां पर पतली सी डाली थी, तो उसने देखा कि उस पतली सी डाली के ऊपर दो औरतें बैठी हुई थीं। उन दोनों ने राजस्थानी पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे और दोनों ही आपस में कुछ बातें कर रही थीं, लेकिन रमन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रमन यह देखकर हैरान हो गया कि उसे पीपल के पेड़ के इतने ऊपर उस पतली सी डाली पर वह दोनों औरतें बैठी कैसे हैं? वह दोनों औरतें कौन हैं और क्या बातें कर रही हैं? रमन को यह तो समझ में आ गया था कि वह औरतें कोई सामान्य औरतें नहीं हैं, लेकिन वह दोनों बातें क्या कर रही हैं? वह दोनों औरतें कौन हैं और तुम कौन हो? मैंने कहा ना, मेरे बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। रमन ने अचानक पीछे पलटकर देखा, क्योंकि यह आवाज और यह बात उसे सूनी सूनी लग रही थी। रमन के पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उसके साथ में है। तभी उसने देखा कि वह दोनों औरतें अचानक से कौवे में बदल गईं और वह दोनों उड़कर वहां से चली गईं। वह दोनों औरतें कौन थीं और कहां चली गईं? वह दोनों डायनें थीं। यहां पर काफी समय से वह लोग दिखाई दे रहे हैं। अब तक तो एक ही थी, लेकिन आज दूसरी भी आ गई। ये डायन पिछले 10 साल से यहीं पर है। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है, और दूसरी बात यह थी कि उसकी बातें कुछ अजीब थीं। क्या तुम कोई प्रेत हो या फिर तुम भी एक डायन हो? मैं कोई डायन नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं जिसका पूरा परिवार इस डायन और उसके शहर में खा लिया गया। मैं बस अपना बदला चाहती हूं। रमन ने देखा कि उनमें से एक कौवा तो गांव के अंदर कहीं चला गया, लेकिन दूसरा कौवा उस तरफ गया जहां पर वह लोग इस वक्त रुके हुए थे। रमन ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकता था, इसलिए वह वापस उस जगह की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसे फिर से वह आवाज आई, तुम्हें सच्चाई जानने के लिए भैरवगढ़ जाना चाहिए। वहां जाने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन वह तो पूरा शहर गायब हो गया है, तो फिर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? रमन ने यहां आने के पहले उसका पूरा इतिहास पता कर लिया था। रमन थोड़ी देर वहीं पर रुक रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह वापस आ गया। रश्मि अब उसे कमरे में नहीं थी और रमन को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने प्रोफेसर की डायरी और दस्तावेज देखने शुरू किए। प्रोफेसर राजेंद्र के दस्तावेज में किसी चीज का नक्शा था,
लेकिन उसमें ठीक से कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई शहर का नक्शा है, लेकिन वह नक्शा किस चीज का है और उस जगह का नाम क्या है, वह कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसके साथ उसमें और कुछ डॉक्यूमेंट थे जो उस जगह के बारे में बता रहे थे, जहां पर कागला ओट नाम की जगह मौजूद थी। आगे देखने पर पता चला कि जिस जगह का नक्शा उसने देखा था, वह जगह भी कागला ओट के नजदीक में ही कहीं मौजूद थी। रमन पिछली बार भी उस जगह पर गया था और उसे यह पता था कि उस जगह के आसपास कोई भी शहर या ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है जहां पर इंसान रहते हों। उसके बाद उन दस्तावेजों को बाजू में रखकर रमन ने प्रोफेसर की डायरी खोली, जिसमें उन्होंने उस जगह का पूरा सफर लिखा हुआ था कि किस तरह से उन्होंने उस जगह के बारे में पता किया और कैसे वह उस जगह तक पहुंचे और किन किन लोगों ने उनके साथ दिया। रमन यह जानकर हैरान हुआ कि प्रोफेसर नलिनी ने ही प्रोफेसर राजेंद्र को उस जगह की जानकारी दी थी। रमन को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर प्रोफेसर नलिनी उस जगह के बारे में अच्छे से जानती थी, तो उन्होंने यह जानकारी प्रोफेसर राजेंद्र को क्यों दी? उन्होंने अपनी मेहनत का पूरा क्रेडिट प्रोफेसर राजेंद्र को क्यों दे दिया? उससे भी हैरान करने वाली बात यह लग रही थी कि प्रोफेसर नलिनी ने ही रमन का नाम सजेस्ट किया था। उनका कहना यह था कि अगर रमन लोगों के साथ नहीं आता है, तो वह उसे उस जगह के बारे में कुछ नहीं बताएंगी। क्या रमन का उन लोगों के साथ आना इतना जरूरी था या फिर बात कुछ और थी? मैंने नलिनी को बताया कि रमन अभी काफी छोटा है, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। क्या उसे वहां ले जाना सही होगा? लेकिन नलिनी इस बात पर जोर देती रही कि रमन अगर उन लोगों के साथ नहीं आता है, तो वह उसे उस जगह के बारे में कुछ नहीं बताएंगी। आखिरकार मुझे उनकी बात माननी पड़ी और रमन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार किया। मुझे पता था कि वह जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं रमन को उस जगह के अंदर नहीं ले जाऊंगा और उसे बाहर ही रखूंगा ताकि वह सुरक्षित रहे। मैं नहीं जानता कि वह जगह क्या है और उसके अंदर कौन सा खतरा है, लेकिन वह रहस्यमयी जगह मुझे अपने पास बुला रही है। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मुझे उस जगह के सपने आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वह जगह मुझे अपनी तरफ खींच रही है। जब से मैंने उस जगह के बारे में पढ़ना शुरू किया है और वहां जाने के बारे में सोच रहा हूं, तब से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमेशा मेरे आसपास है। ऐसा लगता है जैसे कि आजकल कौवे कुछ ज्यादा ही मुझे पसंद करने लगे हैं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं वहां मुझे कौवों का झुंड दिखाई देता है। मैंने जब पता किया तो बाइसा यानी कि वहां की डायन कौवे में बदल सकती थी, तो क्या वही डायनें मेरा पीछा कर रही हैं? मैं वहां जाने के लिए सब कुछ तैयारी कर ली थी और जब हम राजस्थान में पहुंचे तब मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम जयदेव था। वैसे तो हम दोनों की मुलाकात अचानक हुई थी, लेकिन मुझे इस बात पर शंका थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आदमी काफी समय से मेरा पीछा कर रहा था। उसने मुझे बताया कि उसके गांव का नाम श्याम पांड्या है और वह उसके गांव का अकेला सदस्य है। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन जब मैं उसके गांव में गया तब सच में वह उसके गांव का अकेला सदस्य था। जब मैं सामी गांव में पहुंचा तब मेरे पास पूरा 1 हफ्ता बचा था, इसलिए मैं जयदेव के गांव चला गया था और सच में वह पूरे गांव में अकेला ही रहता था। उसने बताया था कि वह किसी चीज की रक्षा कर रहा है, लेकिन मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। उसने मुझे एक कागजों का बंडल दिया था जिसमें कोई नक्शा था। मेरी समझ में नहीं आया कि वह नक्शा किस चीज का था, लेकिन मैंने आदमी की बात मानकर उसे अपने पास रख लिया। आज मैं सबके साथ उस कागला ओट के अंदर जाने वाला हूं और वहां जाने के पहले मैं ये डॉक्यूमेंट और ये डायरी मेरे बेटे को भेजने वाला हूं। सच बात तो यही है कि जब से मैंने इस जगह के बारे में जाना है, तब से मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि पता नहीं मैं वहां से वापस आऊंगा या नहीं। इसलिए मैं इसे सुरक्षित अपने बेटे के पास पहुंचा देना चाहता हूं, ताकि मेरे बाद अगर कोई इस जगह के बारे में जानना चाहे तो मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। मेरे बाद अगर यह डायरी और यह कागज किसी के पास जाए तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वह कुछ चीजों को ध्यान में रखें, और अगर जयदेव नाम का वह आदमी जिंदा है तो एक बार उससे जरूर मिलें, क्योंकि मुझे वह आदमी काफी रहस्यमयी लगा था और शायद वह इस जगह के बारे में काफी कुछ जानता है। डायरी पढ़ने के बाद रमन काफी देर तक उसी के बारे में सोचता रहा, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। उसे यह जरूर समझ आ गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि राजेंद्र जी के पीछे भी कौवे घूमते थे और उसने भी अपने आसपास कई कौवे देखे हैं। यहां तक कि उसने उन दोनों औरतों को कौवे में बदलते हुए भी देखा था। यही सब कुछ सोचते सोचते कब उसे नींद लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसे लगा कि उसके कमरे में कोई मौजूद है, क्योंकि उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी।
तभी उसकी आंख अचानक खुल गई, लेकिन कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। वैसे तो वहां अंधेरा था, लेकिन एक नाइट लैंप उसके पलंग के पास एक टेबल पर जला हुआ था, जिससे हल्का उजाला हो रहा था। रमन ने वापस सोने की कोशिश की तो फिर से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। अब उसके लिए यह सब कुछ सहना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा था, क्योंकि पिछले कुछ रातों से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था और मुसाफरी के कारण उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। इस बार उसने आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सो गया। रमन, रमन उठो ना, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। रमन ने जब आंखें खोली तो उसके सामने रश्मि का खूबसूरत चेहरा था, जिसे देखकर ही उसका दिन बन गया। उसने हमेशा की तरह रश्मि को वापस बिस्तर में खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि इस वक्त वह घर पर नहीं बल्कि कहीं और है। इसलिए उसने मन मसोस कर उठना ही ठीक समझा। रमन, ये सब कुछ हम यहां से जाने के बाद करेंगे, तब तक अपने दिल को संभाल कर रखो, रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। वह समझ गई थी कि रमन क्या सोच रहा था और अपने मन की न करने पर उसे कितना खराब लग रहा था। सच में रश्मि बहुत ज्यादा होशियार थी। उन लोगों ने दोपहर का खाना वहीं पर खाया और फिर वह लोग शाम को कागला ओट जाने के लिए निकल गए। रमन पहले भी वहां जा चुका था, इसलिए उसने सबको ही गर्म कपड़े लेने के लिए कहा था, क्योंकि रात में रेगिस्तान हद से ज्यादा ठंडा हो जाता है। वैसे तो वहां पहुंचने में बहुत ज्यादा समय बचा हुआ था, लेकिन रमन पहले ही निकल गया था ताकि वहां जाकर वह यह देख सके कि उस जगह का दरवाजा कब खुलता है। जब वह लोग उस जगह पर पहुंचे तो वह एक नॉर्मल सा पत्थर लग रहा था, जिसकी लंबाई करीब 8 से 9 फीट जितनी थी। सबको लग रहा था कि वह लोग गलत जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन रमन जानता था कि वह सही जगह पर है, क्योंकि वहां पर एक काले कौवे का निशान था, जैसा कि पिछले बार था। वह लोग वहीं पर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब वह दरवाजा खुलता है। धीरे धीरे रात का अंधेरा सब जगह फैलने लगा और शांत दिखने वाला रेगिस्तान अपने डरावने रूप दिखाने लगा था। रेतीले भेड़ियों की आवाज आ रही थी और डरावने पंछियों की आवाज हर जगह गूंज रही थी। जो लोग वहां के थे उनके लिए यह एक आम बात थी, लेकिन बाकी लोग डर रहे थे। जब चांद आसमान के ऊपर गया और पत्थर की परछाई उसे ढकने लगी, तब अचानक उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर चकनाचूर हो गया हो। रमन समझ गया था कि जब पूरा चांद आसमान के ऊपर आता है और पत्थर अपने आप को ढक देता है, तब वह दरवाजा खुल जाता है। यह तो चमत्कार है। पूजा ने अपना सर पकड़ लिया था ये सब कुछ देखकर, और उसने आश्चर्य से यही शब्द कहे थे। बाकी लोगों की भी यही हालत थी। रमन यह देखकर आश्चर्यचकित जरूर हुआ था, क्योंकि यह सब कुछ उसने पहले नहीं देखा था। जब वह लोग यहां पर आए थे तब पहले से दरवाजा बना हुआ था, लेकिन इस बार उसने दरवाजा बनते हुए देखा था। इस बार वह पहले वाली गलती नहीं करने वाला था, इसलिए वह आगे गया और उसने सबको धीरे धीरे पीछे आने के लिए कहा। पिछली बार प्रोफेसर ने वहां के लोकल लोगों को आगे जाने के लिए कहा था, लेकिन इस बार रमन आगे गया था, इसलिए वह सब कुछ खुद ही मैनेज करने की सोच रहा था। जब वह आगे गया तो उसे अलग अलग रास्ते जाते हुए दिखाई दिए। उसका असली रास्ता कौन सा है वह समझना मुश्किल हो रहा था। सर, हमें अलग अलग जाना चाहिए, क्या पता उधर रास्ता कब बंद हो जाए, परम ने आसपास देखते हुए कहा। सबके हाथ में फ्लैशलाइट दी गई थी और कुछ सामान भी थे। इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता था। सबके पास एक से ज्यादा फ्लैशलाइट दी गई थी और साथ में पावर बैकअप भी था। इस बार रमन कुछ भी गलत करना नहीं चाहता था। चिंता मत करो, मेरे पास ड्रोन है और उसमें लाइट भी लगी हुई है। हम पहले से ही चेक कर लेंगे कि कौन सा दरवाजा सही है। कहते हुए वह लोग लाइन से वहीं बैठ गए और रमन ने अपने पास रखा हुआ ड्रोन निकाला और उसे कैमरे की मदद से देख रहा था। सबसे पहले उसने ड्रोन को एक रास्ते में आगे भेजा, जहां जाकर उसे दरवाजा बंद दिखा। उसने ड्रोन को वापस बुलाया और दूसरे रास्ते में भेजा और वहां जाकर भी रास्ता बंद हो गया। ऐसा ही तीसरे रास्ते पर भी हुआ। सर, इस तरह से तो हम लोग कभी समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। कविता इस तरह से बैठकर परेशान हो गई थी और उसे इस बात की भी चिंता थी कि जैसे ही सूरज की रोशनी धरती पर पड़ेगी वह दरवाजा बंद हो जाएगा। वह उस जगह पर बंद होकर मरना नहीं चाहती थी। इस बार मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। अब सिर्फ 2 ही दरवाजे बचे थे। उसमें से उसने चौथे दरवाजे पर ड्रोन भेजा तो उसका दरवाजा आगे जाकर खुला हुआ था और यह देखकर सब लोग खुश हो गए। सबके आगे रमन था
और बाकी सब उसके पीछे पीछे उसी रास्ते पर आगे बढ़ चले। रमन ने ड्रोन को अभी भी आगे रखा हुआ था और वह पूरे रास्ते का जायजा ले रहा था। आगे जाकर वह लोग एक खुली जगह पर पहुंचे। सब लोग यह देखकर हैरान थे क्योंकि बाहर से तो पत्थर बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर की दुनिया एकदम विशाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोग कोई पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। चारों तरफ पत्थर का बना हुआ किला जैसा था और हर दरवाजे के ऊपर त्रिशूल जैसा एक निशान बना हुआ था। सब लोग यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और अपने साथ लाए हुए कैमरे से सब फोटो भी लेने लगे थे। रमन ने सबको साथ में रहने के लिए ही कहा था और उसने ड्रोन को आगे भेज दिया। आगे जाकर उस ड्रोन में एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन ड्रोन उसे खोल नहीं पा रहा था। जब उसने ड्रोन को वहां से आगे ले जाने के लिए टोन किया तो उसे किसी की हल्की सी झलक दिखाई दी, जैसे कि कोई उसे ड्रोन के सामने से भाग गया हो। इसका मतलब यह था कि उस जगह पर पहले से कोई मौजूद था, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? अगर वह डायने वहां पर मौजूद हैं तो अब तक उनको मर जाना चाहिए था, और अगर वह जिंदा हैं तो इसका मतलब यह है कि अंदर उनको खाने पीने की सब सुविधा मिल रही है, लेकिन अंदर तो उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। रमन ने ड्रोन को वहीं भेजा जहां से उसे वह परछाई जाते हुए दिखाई दी थी। रमन ड्रोन के जरिए उसे ढूंढने लगा, जबकि बाकी सब लोग वहां फोटो खींच रहे थे। वहां के लोकल लोग और तेजस और प्रकाश भी आसपास घूम रहे थे, क्योंकि वह लोग भी यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। वह सब लोग जब छोटे थे तब उन्होंने इस जगह के बारे में कहानी सुनी थी, लेकिन उन लोगों को लगता था कि ऐसी कोई जगह हकीकत में हो ही नहीं सकती। लेकिन अब वह खुद यहां मौजूद थे। वह सब लोग अपने साथ लाए हुए फोन में फोटो खींच रहे थे और तब तेजस ने देखा कि उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। उसे यह सारी फोटो अपने परिवार को और दोस्तों को भेजनी थी, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वह फोटो जा नहीं रही थी। नेटवर्क को ढूंढते हुए वह आगे निकल गया और एक बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ गया। उसने सोचा कि पहले वह फोटो खींच लेगा और यहां से बाहर निकालने के बाद सबको दिखाएगा। उसने कैमरा ऑन किया और आसपास एक ऐसी लोकेशन ढूंढने लगा जो काफी अजीब थी, ताकि उसकी फोटो अपने दोस्तों को दिखाकर उनका मजाक उड़ा सके। वह लोग तो उसे पागल कह रहे थे कि वह ऐसी जगह जा रहा है तो हकीकत में हो ही नहीं सकती। तभी उसे अपने फोन के कमरे में 3 औरतें दिखाई दी जो काले कपड़े में थीं और तेजस की तरफ गुस्से से देख रही थीं। तेजस ने जैसे ही कैमरा हटाकर सामने देखा तो अब वहां कोई भी नहीं था। जब उसने वापस फोन में देखा तो वह तीनों औरतें उसके नजदीक आ गई थीं। यह देखकर तेजस बुरी तरह से डर गया। अब उसमें वापस फोन में देखने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वह जल्दी से नीचे उतरने के लिए पीछे मुड़ा तो वह औरतें उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थीं। इन सब से वह एकदम से डर गया और पीछे हटने के चक्कर में बड़े से पत्थर से नीचे गिर गया। वह नीचे गिरते वक्त जोर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसके मुंह से आवाज निकलती, पत्थर के अंदर से एक हाथ निकला और उसे पत्थर के अंदर खींच कर ले गया। तेजस कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। परम कविता की फोटो खींचने में व्यस्त था, तभी उसे कविता के पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। वह एक औरत थी जिसे काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। वह औरत कविता की तरफ ललचाई नजरों से देख रही थी। परम ने कैमरा हटाकर देखा तो वहां पर वह औरत तो नहीं थी, लेकिन साथ में कविता भी नहीं थी। वह यह देखकर हैरान हो गया और जब वापस कैमरा लगाकर देखा तो अब वहां पर कविता नहीं थी, लेकिन वह औरत थी जो परम की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। यह देखकर परम बुरी तरह से डर गया और वहां से भागने के लिए हुआ कि अचानक वह जमीन के अंदर चला गया, जैसे कि नीचे कोई कुआं हो और वह उसके अंदर गिर गया हो, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। उन लोगों की तरह बाकी के गांव के लोग भी आसपास रहकर फोटो खींच रहे थे, जिसमें से कुछ लोग वहां के पिलर के अंदर खींच लिए गए तो कुछ लोग दीवार के अंदर किसी के द्वारा खींच लिए गए। पूजा, शुभ और रश्मि साथ में ही थे और वह लोग फोटो खींचने के बजाय नोट्स बनाने में व्यस्त थे। वह लोग यह देख रहे थे कि वहां किस तरह की मिट्टी से घर बनाए गए हैं। उन्हें देखकर हैरानी हो रही थी कि वहां की ईंट लाल पत्थर की बनी हुई थी, लेकिन उन सबको जोड़ने के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सारी जगह पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रखकर ही बनाई गई थी, लेकिन बिना किसी वस्तु के वह पत्थर आपस में चिपक कैसे रहे थे, यह उनको समझ में नहीं आ रहा था। आगे जाते जाते रमन एक ऐसे पत्थर के पास आ गया जिसका आकार अंडे के जैसा था।
ऐसा लग रहा था जैसे कि वह परछाई उस पत्थर के अंदर चली गई है। यह सब कुछ देखकर रमन वापस ही जाने वाला था कि उसकी नजर नीचे एक चीज पर गई जो काफी अजीब थी, क्योंकि वह एक हेड थी। रमन ने उसे अच्छे से पहचान लिया कि यह हेड प्रोफेसर राजेंद्र की ही थी। वह गोल हेड पहनते थे क्योंकि उनका काम धूप में रहना था, और धूप से बचाव के लिए वह गोल हेड पहनते थे, जो उन्होंने उस वक्त भी पहनी थी जब वह इस जगह पर आए थे। हैरानी की बात यह थी कि वह हेट उस अंडे जैसे पत्थर के अंदर आधी गई हुई थी, पर आधी बाहर की तरफ थी। यह देखकर रमन काफी कंफ्यूज था कि वह हेट पत्थर के आधे अंदर कैसे चली गई। उसका ड्रोन भी वहीं था, वह भी यह सब कुछ शूट कर रहा था। और जब उसने कमरे की तरफ देखा तो उसे सिर के साथ प्रोफेसर राजेंद्र का चेहरा भी दिखाई दिया। तुम यहां क्यों आए हो? भाग जाओ यहां से, यह जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक यह देखकर रमन पीछे हट गया और नीचे जमीन में गिर गया। उसे समझ में आ गया था कि वहां का हर घर सिर्फ लाल रंग का नहीं है, उसमें खून भी मिला हुआ है। उन लोगों का जो यहां गलती से आ गए थे या फिर यहां पर आकर जानने की कोशिश कर रहे थे। वह जल्दी से वहां से उठा और तेजी के साथ वहां से आगे निकल गया। तभी उसका पैर एक कमरे के ऊपर आया जिसकी रस्सी आधी जमीन के नीचे चली गई थी। वह तुरंत उसे पहचान गया और आगे जाकर उसको कई मोबाइल फोन नीचे जमीन में गिरकर टूटे हुए मिले। शीत, यहां पर सिर्फ दीवार ही नहीं, जमीन भी लोगों को अंदर ले लेती है। दूसरी तरफ पूजा, रश्मि और शुभ अभी भी नोट्स बनाने में व्यस्त थे कि तभी रश्मि एक दीवार के पास खड़ी थी, जहां से एक हाथ उसे अंदर खींचने के लिए लंबा हो रहा था। वह हाथ धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंच रहा था कि तभी रमन ने उसे दूर खींच लिया। रमन, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाने वाली थी, रश्मि ने रमन की तरफ गुस्से से कहा। लेकिन रमन की घबराहट देखकर वह शांत हो गई। जल्दी यहां से निकलो, हम चारों के अलावा यहां और कोई मौजूद नहीं है। क्या मतलब आप? शुभ कोई सवाल पूछता उसके पहले ही रमन ने चिल्लाकर उसे शांति और वहां से भागने का इशारा किया। रमन की घबराहट देखकर उन तीनों ने कुछ नहीं सोचा और रमन के पीछे पीछे मुख्य दरवाजे की तरफ भागने लगे। रमन दरवाजे के पास रुका और उसने तीनों को बारी बारी अंदर भेजा, जिसमें पहले पूजा और शुभ गए और उसके बाद रश्मि जाने ही वाली थी कि उसने रमन को दरवाजे के बाहर धकेल दिया। रमन को कुछ समझ नहीं आया कि तभी उसने देखा कि रश्मि के पीछे लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके सर पर बड़ा सा लाल रंग का तिलक लगा हुआ था। वह रमन की तरफ अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। रमन ने पीछे पलटकर देखा तो पूजा और शुभ आगे निकल चुके थे, और फिर उसने वापस रश्मि की तरफ देखा और कहा, रश्मि, क्या कर रही हो? जल्दी चलो, वह तुम्हारे पीछे है। रमन, तुम जाओ यहां से, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि इनको तुम्हारी संतान चाहिए, रश्मि ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। पहले तो रमन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वह समझ गया कि रश्मि प्रेग्नेंट है। रमन को इस बात पर खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उसे बात समझ नहीं आ रही थी कि उन लोगों को रमन की संतान क्यों चाहिए। बाइसा ने तेरी जान की भीख मांगी है, इसलिए छोड़ रही हूं। अगर उसने तेरी बेटी को जन्म दिया तो वह हमारी हो जाएगी, लेकिन अगर बेटा जन्म लेता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत ऐसा क्यों कह रही है, इसलिए उसने पूछा, क्या मतलब है कि मेरी संतान? आप लोगों को मेरी संतान क्यों चाहिए और रश्मि को मेरे साथ भेजो? बोला ना, बाइसा तेरे साथ नहीं आएगी। अभी तो पहले ही महीना है, बच्चे को जन्म लेने में अभी भी 8 महीने बाकी हैं। मैंने बाइसा से तेरी जान का सौदा किया है, इसलिए तू जा। रमन वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे इतना जोरदार धक्का लगा कि वह न चाहते हुए भी दरवाजे की बाहर की तरफ खींचा जाने लगा। उसने रश्मि की तरफ देखा तो वह उदास नजरों से उसे देख रही थी। वह कुछ समझ पाता उसके पहले ही वह दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया, और अगले ही पल सब कुछ पहले जैसा हो गया, क्योंकि तब तक सवेरा हो गया था। पूजा और शुभ बाहर निकल चुके थे और वह रमन और रश्मि का ही इंतजार कर रहे थे। वे दोनों बार बार पूछ रहे थे कि रश्मि कहाँ है, लेकिन रमन कुछ नहीं कह रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था कि उसकी संतान क्यों, आखिर उसका इस कागला ओट के साथ क्या संबंध है। क्या रमन के साथ साथ आप लोग भी ये सब जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो फिर हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहिए।